अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पी जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर सबसे पहले हम बात करेंगे जी20 की और क्या कहेंगे आप किस तरह से जी20 का काम आगे बढ़ रहा है और इंडिया के लिए तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। और इवेंट क्या है मतलब आप समझिए कि एक तरह से प्रेसिडेंसी आप लोगों के हाथ में है इस बार। और आगे क्या चल रहा है क्योंकि ये भी आया था कि मोदी जी ने जो है वो एड्रेस किया है, शायद ब्रीफली एड्रेस किया है जी20 कंट्रीज को। देखिए अभी आरजू जी क्या हुआ रहा कि 1 दिसंबर को तो हमें मिली है प्रेसिडेंसी, हम्म। और अब 2-4 दिन हो गए। आज इन द मीनवाइल आज इलेक्शन के एग्जिट पोल के रिजल्ट्स भी आए हैं, चुनाव खत्म हुआ है। 8 तारीख को मेन रिजल्ट है, तो काफ़ी सरगर्मी यहाँ चल रही है। एक नेशनल एग्जीक्यूटिव भी बीजेपी का चल रहा है, तो वहाँ भी कुछ मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं, तो काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी जी को करीब 5 बजे राष्ट्रपति भवन में उन्होंने सारे जितने सीएम होते हैं अपोजिशन पार्टीज के, अपोजिशन के सीएम जो है, जो भी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज उनके जितने भी लीडर चाहे वो सीएम हो ना, उनको बुलाया है कि भाई अब राष्ट्रपति भवन आए और वहाँ में डिस्कस करेंगे कि हमारा प्लान क्या है, हम करने वाले क्या है, और हम इसके आगे क्या क्या एजेंडा लेके हम जी20 में जाएंगे। देखिए जी20 सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोरम है। अभी सच्चाई तो ये आरजू जी, जी20 की अगर आप औकात देखें तो जी7 से भी बढ़ के है, क्योंकि दे कंट्रोल 85% ऑफ द वर्ल्ड टोटल जीडीपी। मतलब उससे अंदाजा हो जाता है। कहने को तो 20 कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन को कंट्री मान लेते, उसमें 20-30 और जुड़ जाती है, तो जी50 है टेक्निकली। बट ठीक है, मतलब ऐसा माना गया। जो अभी शर्पा इज द पर्सन हु काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑल, अमिताभ कांत साहब है, एंड ही इज अ वेरी नोन डिप्लोमेट, और काफी अच्छे पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति और काफी जुझारू किस्म के इंसान है। ही इज अ शर्पा इज द पर्सन हु रन्स ऑल द कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द जी20 कंट्रीज। तो ये सब बातें हो रही है अभी। इसमें जैसे 2-3 चीजें हैं जिस पे बात होगी, कि वुमेन एम्पावरमेंट पे होगी, सस्टेनेबल एनर्जी पे होगी, फूड सिक्योरिटी पे होगी, टेररिज्म पे होगी, कई सारी चीजें होती है। मैं आपको बताऊं जी20 के अंदर करीब करीब 200 ग्रुप्स बनेंगे, सब ग्रुप्स। ये 200 सब ग्रुप्स की मीटिंग हर जगह होगी, इंक्लूडिंग कश्मीर में भी होगी। कश्मीर में शंकराचार्य मंदिर है, मंदिर का है श्रीनगर में, तो उसके ऊपर तो बोर्ड भी लग गया जी20 का। उसके जो सीढ़ी छोटी सी चढ़ती तो वो साइड बोर्ड लग गया। तो वहाँ मंदिर में भी हर जगह, कश्मीर में, आंध्रा में, केरला में, हर जगह होंगी। तो 200 वर्किंग ग्रुप्स आते रहेंगे। जैसे जी20 फॉर बैंकिंग, तो उस पर एक वर्किंग ग्रुप बनता है, उसमें बैंकिंग के लोग, डिप्लोमेट, सिविल से लोग, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एक ऐसा ग्रुप बनता है, उसमें डिस्कशन होता है बैंकिंग को इम्प्रूव कैसे करना है। वैसे मान लीजिए क्लाइमेट हो, उस पर बनेगा। वैसे मान लीजिए कुछ और चीज़ उस पर बनेगा। हमारे यहाँ जो वुमेन एम्पावरमेंट का है, फूड सिक्योरिटी, और एक है हमारे डिजिटल पेमेंट्स, ये काफ़ी चीज़ें रहेंगी जो हमारे अभी रहेंगी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी एजेंडा फर्म नहीं हुआ, ये अभी बन रहा है। और इसमें जो होगा, हम हाउ कैन इंडिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड स्टेज। मतलब लॉजिक वही आंसर जी, जो मैंने आपको पहले बताया था, वाई डज वर्ल्ड नीड इंडिया, इस चीज को तय किया जाएगा किस किस चीजों में बताना है। आप फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो, इसमें आप होगे क्या कर सकते हो, आप सबको सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो, टेक्नोलॉजी दे सकते हो, इसमें क्या कर रहे हो। आपने जो सोलर सेल है उसकी कॉस्ट डॉलरों से सेंटों में ला दी, इसमें क्या कर सकते हो। जब हमारे एलईडी लगनी शुरू हो गई, तो एक एलईडी जो 1000 रुपए की आती थी, 500 रुपए की आती थी, फिर 40 रुपए में आ गई। तो ऐसी चीजें जो आपने रेवोल्यूशनाइज की है, जैसे एनर्जी बचा, ग्रीन हाउस गैसेस कम हुए। एक टाइम ऐसा था हम पावर डेफिशिएंट थे, पाकिस्तान से पावर आता था, मतलब खरीदते थे। आज ये है कि मोदी जी के आने के बाद हम पावर सरप्लस हो गए, तो अब पावर के प्राइसेस यहाँ स्टेबल है, लाइट कट्स बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। तो अब जो हमें प्रेसिडेंसी मिली है, इसमें 2-3 चीजों पे ध्यान रहेगा। जो सस्टेनेबिलिटी है, देखिए अर्थ और ह्यूमन के बीच सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। अगर ये सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, तो एक आपने पता नहीं कभी देखा हो ना देखा हो, कॉन्सेप्ट होता था सुंदरलैंड। ये जो सुमात्रा, जावा वावा, एक पहले एक बड़ा कंटिनेंट होता था सुंदरलैंड। कहते हैं हजारों साल पहले एक ऐसा फ्लड आया जिसने सबको बर्बाद कर दिया, और छोटे छोटे, ये कुछ इंडोनेशिया बच गया, कुछ जावा कट गया, सुमात्रा कट गया, कोई सिंगापुर कट गया, कोई छोटा सा मलेशिया कट गया, तो छोटे छोटे आइलैंड बच गए। पहले इट वॉज अ ग्रेट कंटिनेंट। और अगर तुम आप इंडोनेशिया में देखो, गोदोम पनांग है, इट्स अ माउंटेन जहाँ इसकी एक्सकवेशन हुई थी, और हजारों साल पुरानी स्ट्रक्चर है। तो मतलब कहने का बात यह है कि अगर हम अपने साउथ एशिया की भी बात करें, इफ यू आर नॉट वैल्यू विद मदर नेचर, तो अगर आप मिट्टी की कीमत नहीं करते, तो मिट्टी आपको खत्म कर देती है। यही मदर नेचर कैन डिस्ट्रॉय यू।
अभी ये चीज दुनिया को समझाना जरूरी है। दुनिया ने मदर नेचर को, प्रकृति और पृथ्वी को फॉर ग्रांटेड लिया है कि भाई हमें तो हमारा जमीन है, हम जो मर्जी करें। अर्जुन जी अपने आसपास नजर घुमाए आप, जो हमें चीज मिली है, जो हम चीज यूज करें, कपड़ा हुआ, ये लकड़ी हो गई, ये मेटल हो गया, ये अंगूठी हो गई, ये घड़ी हो गई, ये फैन हो गया, ये एसी हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, हमारा खाना, हमारी दवाइयाँ, ये कहीं ना कहीं तो हमें धरती से मिल रही है ना। वी आर टेकिंग फ्रॉम मदर अर्थ। व्हाट आर वी डूइंग टू रिप्लेनिश द अर्थ? हम अर्थ को रिप्लेनिश करने के लिए क्या कर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, दुनिया में सबसे अमीर मिनरल्स में अफ्रीका, और दुनिया में सबसे गरीब कंट्री है वही है। तो ये भी तो एक विडंबना है ना। हम 2 लाख किलो सोना तो खरीद रहे हैं इससे, यूएई से, पर यूएई में सोना तो आता नहीं। सोना कहाँ से आता है? अफ्रीका से। अब अफ्रीका से सस्ता सोना यूएई बेच रहा है। कहीं ना कहीं दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसे हम हमें समझना पड़ेगा। अभी क्लाइमेट चैलेंजेस है, डिजीज के चैलेंजेस है, रिसेशन है। इन सब चीजों को होते हुए भारत अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, हाउ कैन वी मेक अ इम्प्रेशन ऑन द सैंड ऑफ टाइम, कि हाउ कैन वी मेक इम्प्रेशन। हमने, भारत के लोगों ने, हमने ऐसा दुनिया को क्या दिया? अभी ये नहीं है कि पैसा कहाँ से कमाना है, अभी ये नहीं कि किसका शोषण करना, किसका प्रताड़न करना है। जैसे मुझे कल, मैं एक वीडियो कर रहा था किसी के साथ, तो आपको जान के हैरानी होगी, जो चाइना का इंटरनल सिक्योरिटी बजट है, हम्म। फोर्स, जिससे वो अपने लोगों को दबाते हैं, उग्रों को दबाते हैं, बाकी को दबाते हैं, वो एक्सटर्नल डिफेंस बजट से ज्यादा, $210 बिलियन का इंटरनल सिक्योरिटी बजट, जिसे मैं शोषण प्रताड़न बजट कहता हूँ। जिसके कारण उग्रों का ये हाल हो रहा है, जिसके लिए पीएलए को मोबिलाइज किया जा रहा है, जिसके कारण ये जो जुल्म कहर बरसाया जा रहा है। एक लेकिन तो वो तरीका काम करने का। दूसरा तरीका, आप दुनिया को क्या दो, आपके पास प्रेसिडेंसी, हाउ डू यू सीमेंट योर लेगेसी ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। हम ऐसा क्या करें जो दुनिया हमें मरते दम तक याद रहे। देखिए, मैं ऑलरेडी आपके किसी और के चैनल पे भी ये कह रहा था, भाई देयर आर 51 आइटम्स व्हिच वी हैव आइडेंटिफाइड इन द लॉन्ग रन। हमें 51 हम्म, चीजों में एक्सेल करना है जो हमें दुनिया को देनी, तो इसमें दुनिया हमारे पास आए। तो उन चीजों, हमारे पास प्रेसिडेंसी है, कौन से ऐसे रूल लाए, कौन से ऐसी चीजें करे, कैसा कौन सा ऐसा करे जिससे वी कैन रियली कास्ट इंप्रेशन। ऑफ कोर्स इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट को नजर रखते हुए ही मगर सब किया जाएगा। जी। सर आपने क्लाइमेट की भी बात की, क्लाइमेट के ऊपर भी इस पे बात की जाएगी और काम होगा। सर आज भी मैं न्यूज़ देख रही थी कि दिल्ली जो है वो सेकंड नंबर पर है, यानी इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो। फर्स्ट तो मैं नहीं देख पाई कौन सी सिटी या कंट्री थी, लेकिन ये कि दिल्ली को सेकंड नंबर पे बताया जा रहा था। उससे पहले भी हम दिल्ली के बारे में सुनते रहे। तो आपके ख्याल से क्यों उस पे अभी तक कंट्रोल नहीं लोग कर पाए, वहाँ की जो पॉल्यूशन है उसके ऊपर या उसकी क्लाइमेट पे इतना ज्यादा वहां पे लोगों को जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम और क्या क्या बताई जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ गवर्नमेंट ने ही करना है, लेकिन पब्लिक का भी की भी कोई जिम्मेदारी आती है, तो क्या होना देखिए, चाहिए? देखिए अभी क्या है कि दिल्ली में जो समस्या है, देखिए पहले हम पहले दिल्ली की बात करते हैं, फिर ग्लोबल बात करते हैं। दिल्ली में जो समस्या है, देखिए जब हमारा अभी फसल का सीजन कटता तो पराली कहते हैं उसे, पराली, हम्म, छोटी छोटी फसल रहती वो रहते हैं। अभी किसानों के पास कोई वाइबल ऑल्टरनेट है नहीं इसको निकालने का और निकाल के बेचने का, उसमें टाइम और ऐसा लगता है। वो क्या करते हैं, वो उसको जला देते हैं। अब जब लाखों हेक्टेयर किलोमीटरों में आग का धुआं फैलेगा तो वो जाके दिल्ली आता है। दिल्ली के आसपास पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पराली जलती, मैक्सिमम तो भी पंजाब में जली है। खैर, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दिल्ली में जब टेम्परेचर गिरता है तो लो प्रेशर एक बनता है। तो जब ये धुआं, लाखों किलोमीटर के आग का धुआं दिल्ली आता है, लो प्रेशर है, ये इसमें कप सा बन जाता है। दिल्ली बिकम्स लाइक अ वैक्यूम। और ये दुआ उसी में रहता है। आप देखिए, जिस 2 दिन या किसी दिन बारिश हो जाए, एक दो अच्छे दिन अच्छी धूप निकले, तो एक्यूआई इंडेक्स एकदम ऊपर चला जाता है। और बाकी दिल्ली में व्हीकलर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं दिल्ली में, उतनी गाड़ियां जितनी बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की मिला के, उससे ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में। तो ये कुछ कारण है जिनका सोल्यूशन लॉन्ग रन में करना पड़ेगा। मेन है, एक तो जो अब नई गाड़ी आ रही है वो भारत 6 में आ रही है, उनका रजिस्ट्रेशन भारत 6 से कम नहीं हो रहा, जिनका एमिशन बहुत कम है। और जब तक ये पराली की समस्या को किसानों को एक ऑल्टरनेट नहीं दिया जाएगा, आप इसे मत जलाओ, हम इससे खरीद लेंगे, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग में काम आ सकती है, काफी चीजों में काम आ सकती है। हम्म, जब तक इसके कुछ वायबल सोल्यूशन ना निकाले जाए और उस पर राजनीति ना की जाए कि भाई यहाँ किसकी सरकार, यहाँ किसकी सरकार। अब यहाँ दिल्ली में केजरीवाल जी बैठे, वो ज्यादा राजनीति करने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि कहाँ वो मोदी जी पे इल्जाम लगाए और खुद निकल जाए। उनके उनकी राजनीति इसी पे चलती है। पहले कहते थे वो जी सबसे ज्यादा पराली पंजाब में जलती है, वो कांग्रेस की सरकार है। अब उनकी सरकार है पंजाब में, अब की बार नाम ही नहीं लेते पंजाब का। तो ये चीजें हैं, समस्या है। बट अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात करें, इंडिया इज द ओनली कंट्री
who has not met every whatever commitment we gave in the Paris Accord, but we have exceeded them. आज सबसे ज्यादा हाइड्रो सोलर पावर बनाने वाले हम हैं, सबसे ज्यादा विंड पावर बनाने वाले हम हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जो कॉस्ट डॉलर्स में होता था उसे सेंट्स में लाने वाले हम हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की एफिशिएंसी को बढ़ाने वाले हम हैं। और जो सूर्यपुत्र देश है, जो सन कंट्रीज का जो अलायंस है, उसका ऑफिस यही हरियाणा में है, वो भी हमारा इनिशिएटिव है। उसके अलावा आरजू जी हम काफी चीजें कर रहे हैं कि एक सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी बने। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, ये भी सारे हमारे स्टेप हैं, ये भी सारे हमने किए। करीब करीब हमारा तेल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली स्टेज आ गई है। वी वर द फर्स्ट कंट्री टू आइडेंटिफाई दैट इथेनॉल कैन बी ब्लेंडेड विद द पेट्रोल। तो ये जो चीजें हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ, ये हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं और वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है। और ये जो दिल्ली की आपको समस्या दिखेगी, ये केवल आपको सर्दियों में दिखेगी बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर। यही यही चीजें वही होती है, पर गर्मियों में आपको ये चीज नहीं दिखेगी। बिकॉज गर्मियों में जब जैसे कहते हैं ना, द हॉट एयर राइजेस अप, जितना गर्म हवा होगी वो ऊपर जाती है, जो हर बार ठंडी हो जाती है फिर वो नीचे रहती है, और जो लो प्रेशर बनता है उसके कारण ये दिक्कत होती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्यूशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइमेट, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पराली बर्निंग। मेन जो क्लिक होता है वो पराली बर्निंग से होता है। तो लॉन्ग रन में देखिए इसका भी समाधान निकालेंगे, इस पे सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। अब बिल्कुल। ग्लोबल पे और आए जी, 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 जी सर, अब ग्लोबल पे। ग्लोबल पे आए, मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे। अभी सबसे बड़ा CO2 एमिटर जो दुनिया में है वो है चाइना। 62% ऑफ द CO2 emitted, 50 to 62 के परसेंट के बीच हर साल बदलता है, इज टोटल डन बाय चाइना। चाइना के जितना भी कोल पावर जनरेशन है, 80-90% ऑफ दैट इज कोल पावर्ड। और आपको एक और चीज बताऊं, जो प्रोडक्शन यूनिट की होती है उस पर CCP तो उस पर प्राइस फिक्स कर देती है, पर जो पीछे कोयले का घोटाला या धंधा होता है उस पर कोई प्राइस फिक्स नहीं है। आपके एंड प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स है, पर आपके रॉ मटेरियल का कोई प्राइस फिक्स नहीं है। ऐसे होती है चाइना में करप्शन, सुपर ऑर्गेनाइज लेवल पे। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अगर हम बात करें आपके यहाँ, जो अभी एक तो आपके यहाँ पूरे साल इलेक्शन होते रहते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मुझे बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की भारत से, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आती कि बार-बार इलेक्शंस क्यों होते हैं। तो सर अभी फिर एक बार इलेक्शंस का सुन रहे थे, और गुजरात में और कहाँ, तो अब मुझे मत बताइएगा कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे 500 लोग और बता चुके हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक बार इलेक्शन होता है, कहानी खत्म हो जाती है। हम कहते हैं ठीक है जी, हो गया। तो अभी फिर सर एक बार इलेक्शंस का सुना था गुजरात में, और ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी का कहा जा रहा था कि जरा कमजोर है, फिर कहा नहीं ठीक है। तो क्या सिचुएशन क्या है, हो क्या रहा है? देखिए आरजू जी, अभी करीब आज 6:30 बजे एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए, और एग्जिट पोल के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही होते हैं। देखिए जहाँ तक गुजरात की बात है, गुजरात स्टेट इलेक्शन है, 27 साल से बीजेपी की हुकूमत है, 6 बार गवर्नमेंट बना चुके हैं, 7वीं बार बनाएंगे। और अब की बार फिर उनका जो टेन्योर चला जाएगा वो 32 साल तक चला जाएगा। ये हाईएस्ट है इंडिया में, अब तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले इंडिया में बात करते थे एंटी इनकम्बेंसी की, अब बात करते हैं प्रो इनकम्बेंसी की। और जो मेरा आइडिया था, आपके या किसी और के चैनल पे मैंने बोला था, आप नेशनल टीवी पे बोला था, करीब 110 से 120 सीटें आ जाएंगी, 180 to 183 सीटें तो कंफर्टेबल मेजोरिटी है। 90 पे आप सरकार बना देते हो, 90-92 पे, तो आप करीब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी की तरफ जा रहे हो। हिमाचल में ये करीब करीब कांटे की टक्कर है, बट इट इज एडवांटेज टू बीजेपी। करीब बीजेपी करीब 35-36 सीटें मिल ले जाएगी, 34-35-33 दे विल मैनेज, क्योंकि आपका 68 का हाउस है, तो यू नीड अराउंड 34 टू बी इन द पावर, सो दे शुड बी एबल टू मैनेज। जो ट्रिकी पार्ट है वो है MCD, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के इलेक्शन भी हुए हैं, और उसमें जो टर्न आउट हुआ करीब 50% के आसपास हुआ। तो अब ये देखना है कि पिछले 15 साल से MCD बीजेपी के पास था, और अब ये आम आदमी के पास जाएगा या नहीं जाएगा। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं आपको, अगर आप देखें गुजरात में टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। आम आदमी पार्टी कोई प्लेयर नहीं है, 2-4 सीटें मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, चलो कुछ तो खाता खोला। हिमाचल में भी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। आम आदमी को अगर एक आध सीट मिली तो उसी में खुश हो जाएंगे, कॉन्सोलेशन प्राइज मिला, कुछ खड़ा, वो कह रहे हैं पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट। हाँ, जो दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में कंपटीटर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में देखना क्या होगा। मेरा आइडिया है कि दिल्ली में भी बीजेपी का काम हो जाना चाहिए। 250 सीटें यहाँ पे, तो करीब आपको 126-127 चाहिए। उम्मीद है काम हो जाना चाहिए। बाकी एग्जिट पोल्स तो नहीं दिखा रहे हैं ऐसा, एग्जिट पोल्स करीब 70 से 100 दिखा रहे हैं।
पर कुछ नहीं पता, जिस तरह से बीजेपी ने दमखम लगाया था, जिस तरफ से सारा झोंका था, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है। बाय द वे हमारे G20 के समिट को लेकर ऑलरेडी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। हमारे एक जयराम रमेश साहब हैं जो कांग्रेस के मीडिया देखते हैं, उन्होंने कहा यार ये तो 2024 की तैयारी है। अब देखिए जो 2000 G20 की प्रेसिडेंसी में भी 2024 का इलेक्शन दिखता है। सही। अब क्या करें। लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं कह रही हूँ, लोग यानी जो बात करते हैं वो यहाँ पे ये बात भी की जाती है कि जो मोदी जी की गवर्नमेंट है या जो उनकी बीजेपी की जो गवर्नमेंट कह लीजिए, तो उसमें एक मुस्लिम्स के लिए एक खास किस्म की जो है ना वो नेगेटिव बात सोची जाती है या कही जाती है, ऐसा पहले नहीं देखा गया। तो आपके ख्याल से क्या है, वाकई में ऐसा है? और अगर अगर ऐसा है तो फिर इस्लामिक कंट्रीज तो उनको बुला भी रही है, आपके बड़े अच्छे टर्म्स हो रहे हैं इंडिया के इस्लामिक कंट्री के साथ, अगर अगर यही बात होती तो फिर ये एक तरह की बात क्यों निकल के बार बार हमारे सामने आती है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो कुछ मुस्लिम्स को पसंद नहीं करती या उनके खिलाफ काम होता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, आरजू जी और हुआ क्या आपके है लोग कहते हैं, एक सेकंड, एक मैं सर इसे क्लियर कर दूं, आप ही के लोग कहते हैं, आप ही क्या से कहा जाता है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रही कि पाकिस्तान तो है, जो कहेगा उसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके यहाँ से आपके लीडर्स आपके लोग उठ के कहते हैं। देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। देखिए शुरू से आजादी से लेके अब तक यहाँ एक मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स चली, आपको भी पता, सबको पता है। एक भाई मुसलमान एन मास वोट करता है, वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करो। तो उस वोट बैंक के एन मास वोटिंग से क्या होता था कि पार्टियां हारती या जीती थी, हिंदू वोट डिवाइडेड था। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, यादव है, ये दलित है, ये जाटव है, ये बनिया है, ये खत्रिय है, ये पंजाबी है, बंगाली है। तो एक रीजनल लेवल पे डिसाइडेड था, फिर कास्ट पे डिसाइडेड था। ये जो वहाँ कास्ट पे डिवीजन था और यहाँ एन मास वोटिंग होती थी, ये गवर्नमेंट बनाती थी या चलाती थी। अब एक मुस्लिम अपीजमेंट एक मतलब एक पॉलिसी बन गई थी भाई, चाहे हमें कुछ मुसलमान तो रखने पड़ेंगे दिखाने के लिए, चलाने के लिए, बताने के लिए। मतलब एक एक ऐसा रूल था। अगेन इट वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल गेम ऑफ अपीसमेंट। बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी हैज कंसोलिडेटेड द हिंदू वोट बैंक अक्रॉस डिवाइड्स, अक्रॉस डेमोग्राफीज। तो वो हिंदू की बात करते हैं, वो ब्राह्मण की बात नहीं करते, वो दलित की बात नहीं करते, वो यादव की बात नहीं करते, हिंदू। और ये भी नहीं कहते ये पंजाबी है, मराठी है, नहीं। कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट बैंक। बाय द वे जो हिंदूज में सो कॉल्ड कास्ट है, इन्हें वर्ण व्यवस्था कहते थे। इट वाज डिवीजन ऑफ वर्क, देयर वाज नेवर अ कास्ट। कास्ट वर इम्पोज्ड ऑन अस बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश जबरदस्ती सेंसस करते थे 200 साल तक और बोले इनको कास्टों में डालो। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी ऑब्जेक्ट किया, इट्स ऑन रिकॉर्ड, सर ये तो कास्ट है ही नहीं यहाँ पे। बोला नहीं नहीं, इनको कास्टों में डालो ताकि हम लॉन्ग रन में इनको ना डिवाइड कर सके। वी विल क्रिएट फिशर्स इन द सोसाइटी। देयर इज अ बिग हिस्ट्री अराउंड इट, उसमें नहीं जाते अभी आरजू जी। तो ये दिन ब दिन ये धीरे धीरे क्या हुई, फिर कास्ट मतलब बनी गई। और इस पे किसी ने बोला भाई मैं यादव और मुस्लिम के वोट से जीतूंगा, किसने बोला मैं मुस्लिम और दलित के वोट से जीतूंगा, किसने कुछ बोला। ऐसी बहुत पार्टियां आई, चली, काम काम उनका चलता रहा। बट जब बीजेपी ने हिंदू वोटों का कंसल्टेशन किया, उन सबकी धीरे 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 दुकान बंद होती रही। बीजेपी का सिंपल फंडा है विनेबिलिटी। अगर आप जीत सकते हो तो आपको टिकट मिलेगा, अगर आप जीत नहीं सकते आपको टिकट नहीं मिलेगा। आपको इसलिए टिकट नहीं मिलेगा कि भाई आप हिंदू हो, आपको इसलिए टिकट नहीं दिया जाएगा कि आप मुसलमान हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एमएलए देखें, बीजेपी के काफी स्टेटों में काफी सारे मुसलमान एमएलए हैं। और अगर विनेबिलिटी है और आप मुसलमान हो तो आप इंडिपेंडेंट भी तो खड़े हो सकते हो। या आपको बीजेपी के नाम पे जीतना, वो बात अलग है। भाई आप लगता है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, मैं जीत सकता हूँ, आप इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीतिए, आपको किसने रोका। और अधिकतर केसों में क्या होता है, 99.9% केसों में आप यू वांट टू राइड ऑन द टाइड, यू वांट टू राइड विद द टाइड। तो ये क्राइटेरिया है, विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया ओनली फॉर एमपीज, बट फॉर एमएलएज देयर आर लॉट ऑफ मुस्लिम एमएलएज व्हिच बीजेपी हैज। सो ऐसा नहीं कि किसी को नहीं देते, बाकी पंचायतों में, बॉडियों में। अब डीडीसी इलेक्शन के की बात करें, सारी ऑलमोस्ट मुसलमान है। तो ऐसी बात नहीं कि नहीं देते, बट हाँ आपको इसलिए नहीं देते कि आप मुसलमान हो, इसलिए नहीं देते आप हाँ बस यार ये वो, मतलब अगर 500 लोग का सांसद है तो कम से कम भाई 100 मुसलमान तो रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। इट इज बेस्ड ऑन योर विनेबिलिटी एंड इट इज बेस्ड ऑन योर क्रेडिबिलिटी, हाउ मच कैन यू डू। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप में शख्सियत है, अगर आप में दम है, आप इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीतिए। और किसी को लगता है मुझे टिकट नहीं मिलता, वो इंडिपेंडेंट भी तो जीत सकता है। बिल्कुल।
मगर ये एक चीज है जो जो अक्सर पाकिस्तान में भी जो है लोग बात कर रहे होते हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक इम्प्रेशन जो है वो हट जाना चाहिए बीजेपी के ऊपर से, कि कोई वो किसी भी रिलीजन को लेकर जो है वो नफरत है या किसी भी रिलीजन को नहीं, लेकर एक चिड़ नफरत है, की तो बात वो मेरा ख्याल है नहीं है और ना होनी चाहिए। लेकिन ये एक एक छाप है, एक समझे एक इम्प्रेशन है जो हर कोई कहता है, तो वो चीज खत्म होनी चाहिए। आरजू जी देखिए, नफरत का तो सवाल ही नहीं उठता। हम्म। ये तो मोदी जी को कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका हम्म। प्रयास, सबका विश्वास। तो नफरत की बात नहीं है, बट अपीसमेंट नहीं है। बिल्कुल। नफरत की बात नहीं, हम्म। अपीसमेंट नहीं। ये नहीं कि हाँ रखना ही रखना है, जबरदस्ती रखना हाँ, नहीं नहीं, है। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। वो वहां जो बाकी पार्टियों में जबरदस्ती रखना था। अब आप देखिए, पहले पार्टियों में क्या होता था? पहले पार्टियों में होता था भाई, 2-4 मुसलमान, 5 मुसलमान आगे खड़ो करो, वोट ले लो। अब वो उनको वो चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम्म। वो हिंदू सोसाइटी में फिशर और फिशर नहीं रहे। जब तक वो हम्म। फिशर रहेंगे तब तक ये वो वाला वोट बैंक वाला फॉर्मूला चलेगा। अब फिशर नहीं है, फिशर नहीं है, तो उन्हें वोट बैंक वाला फॉर्मूला नहीं चल रहा। अब मुझे बताइए, अगर आप बीजेपी पे इतना लोग इतना आरोप लगाते हैं, बाकी पार्टियों में कितने मुसलमान है? कांग्रेस के 20 मुसलमान चेहरे गिनाइए, नहीं है। आम आदमी के 20 गिनाइए, नहीं है। राइट। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जो ज्यादा होता था वो इसलिए होता था बिकॉज एक तुष्टिकरण, एक अपीसमेंट की राजनीति थी, उसको चलाना था, उसके लिए आपको ये सब करना था। अब उस तरह बिल्कुल। की राजनीति की जरूरत हम्म। नहीं रही, तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। पर हाँ, पॉलिटिक्स में आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये तो कोई भी कर सकता है ना। स्कोरिंग पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स इज एनीबॉडी इज फॉर और एनी इज फ्री बिल्कुल। फॉर ऑल। इसमें कोई किसी को और रोक थोड़ी नहीं। इलेक्शन के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल अरे होती हैं, लेकिन ये तो आई वाज़ जस्ट ट्राइंग कि लोगों को ये समझ आए कि ये बात नहीं है और ऐसे नहीं होता है। जो लोग यहाँ पे एक इम्प्रेशन बना के बैठे होते हैं कि हाँ जी देखा, अगर बीजेपी है तो फिर वो मुस्लिम्स को या किसी और कास्ट को, किसी और रिलीजन को साइडलाइन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी अच्छी परफॉर्मेंस करेगा वो सामने दिखेगा। और आरजू जी एक बात बताइए, ये पहले जब मोदी जी आने वाले थे, तो भाई क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या नाम नहीं बोले गए? खून की दलाली, मौत का सौदागर, ये अभी तो रिसेंटली भस्मासुर भी बोल दिया, शुंभ निशुंभ बोल दिया। मतलब जो जितने गलीज और गंदे नाम हो सकते हैं वो आपने बोल दिए। राइट। तो अब अब जब वो आए, आपने कितने दंगे होते देखे? आपने कितने मुसलमानों को मारते देखा? कहाँ नरसंहार होते देखा? कहीं नहीं हुआ। और जब वो नहीं थे, सबसे ज्यादा दंगे इस देश के इतिहास में कांग्रेस टाइम में हुए। आप कभी आरजू जी, आपको टाइम मिले तो थोड़ा इंटरनेट पे देखिएगा, नंबर ऑफ राइट्स इन गुजरात बिफोर मोदी एंड नंबर ऑफ राइट्स इन गुजरात आफ्टर मोदी। 2002 के बाद आज तो कोई दंगा नहीं हुआ। पहले गुजरात में हर साल 1.5 साल में एक बड़ा दंगा होता था। मेरठ में दंगे होते थे, बिहार में दंगे होते थे। अब दिख रहा आपको होता हुआ? नहीं दिख बिल्कुल। रहा। ऐसा ही है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी चाहूंगी कि जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो मोदी जी की हो या किसी की भी दिल्ली में, तो उस पॉल्यूशन वाले इशू के ऊपर जरूर काम करें, क्योंकि वो सभी के लिए नुकसानदेह। और मेरे ख्याल बिल्कुल। है वो नहीं होना चाहिए। वो हम कई साल से देख रहे हैं कि हर बार जो है वो दिल्ली जो नंबर 1 और कभी नंबर 2 पे आ रहा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू सर।